नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन इनहेरिटेंस के नाम से जाना गया है। आपने इससे पहले जितने भी वीडियो देखे थे सभी वीडियो में कहीं ना कहीं मेंडल का लागू हो रहा था, मेंडेलियन नियम लागू हो रहा था। उन सारे मेंडेलियन नियम के आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि कारक में जो कारक होता है, जो जीन होता है, वो पेरेंट्स से सीधे सीधे प्रोगेनी या संतति सेल्स में जाती है। ये क्लियर हो गया था। लेकिन कई तथ्य ऐसे आगे चलकर मिले जब मेंडल की नियमों की पुनर्खोज किया गया, तब वैज्ञानिकों ने सोचा कि जीव में जितने भी प्रकार के क्वालिटीज़ होते हैं उनका इनहेरिटेंस होना मेंडल के नियम के अनुरूप होता है। लेकिन बाद में ये क्लियर हो जाता है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस के नियम के अनुसार नहीं होती, बल्कि कई ऐसे कैरेक्टर्स है या क्वालिटीज़ है जो मेंडलवाद से डेविएशन को प्रदर्शित करता है या विचलन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कई ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें मेंडलवाद के विचरण या मेंडलवाद से विचरण देखने को मिलेगा। अर्थात आप इसको अदर पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, वंशागति की अन्य पद्धतियाँ भी कह सकते हैं आप इसको। सॉरी, डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, मेंडलवाद से विचरण भी कह सकते हैं, या इसको आप प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मेंडल भी कह सकते हैं। मेंडल के सिद्धांतों के अपवाद के रूप में भी इसकी गिनती कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी वंशागति की जिसको मेंडल ने नहीं बताया या जो मेंडेलियन लॉ को फॉलो नहीं करता, नॉन मेंडल या नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस या नॉन मेंडेलियन वंशागतिकी के नाम से जाना जाता है, जिसके कुछ एग्जाम्पल है जिसके बारे में मैं कंप्लीट चर्चा करूंगा। ठीक है, 4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिए हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म, प्लियोट्रॉफी। ये वीडियो शुरू करूँ इससे पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की अपडेट या जानकारी मिलती रहे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है, सेकंड मैंने वहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया था, थर्ड लॉ ऑफ मेंडल बताया था, उसको अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, मैं ये चाहूँगा। उसके बाद इसको देखिए तो ज़्यादा अच्छे से आपको मेंडल के पूरे लॉ को देखने के बाद ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि क्या डेविएशन होता है और क्या इसमें एक्सेप्शन बनते हैं। ठीक है, मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज इस वीडियो में इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अलग अलग प्रकार के एग्ज़ाम में अलग अलग प्रकार के कंटेंट के रूप में ये ज़रूर पूछे जाते हैं। मैं सबसे पहले जा रहा हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहने का मतलब होता है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता एक ऐसा शब्द है, आपने देखे थे कि मेंडल के नियम के अनुसार उन्होंने जो फर्स्ट लॉ दिया था, पहला नियम दिया था, उसके अनुसार उन्होंने पूर्ण प्रभावी या पूर्ण अप्रभावी को दर्शाया था। कंप्लीट डोमिनेंस या कंप्लीट रिसेसिव को ही उन्होंने दर्शाया था कि प्रथम पीढ़ी में क्या प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर। लेकिन कुछ ऐसे पौधे, कुछ ऐसे एनिमल देखने को मिलते हैं जिसमें अप्रभावी लक्षण बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता। ठीक है, अप्रभावी लक्षण बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, लेकिन फॉर एग्जांपल ड्रैगन फ्लावर, एंटीराइनम मेजस, फोरो क्लॉक, मिराबिलिस ज़लापा, गुलाबाज बोलते जिसको, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें 2 कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स वाले पेरेंट्स के बीच में जब क्रॉस होता है तो F1 पीढ़ी में नए गुणों से युक्त संतति या प्रोगेनी का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मैं यही बताने जा रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल जो मैंने कहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, मैं फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ से इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इसको बोलते हैं हिंदी में अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता इसलिए क्योंकि मेंडल ने तो प्रभाविता का नियम में बता दिया था कि क्या पूर्ण रूप से प्रभावी होता है और क्या अप्रभावी होता है, लेकिन यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता कहने का मतलब है पूरी तरह से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी नहीं होगा कोई भी एक कैरेक्टर। तो देखिए क्या क्या इन्होंने लिया था मेंडल ने। जितने प्रकार के एग्जाम्पल मैंने अभी आपके सामने नाम लिया था उसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं अपन। एक है ड्रैगन फ्लावर बोलते हैं जिसको आप बोलते हैं एंटी राइनम
मेजस 4 o'clock, 2 हो गया। 4 o'clock या मिराबिलिस जलापा, इसी को बोलते हैं मिराबिलिस जलापा या गुलाबाज बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। एंटीराइनम मेजस, जिसको ड्रैगन फ्लावर के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाद के साइंटिस्ट ने देखा कि मंडल के नियम के अनुसार अगर हम संकरण कराते हैं तब भी प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त होता है वो मंडल के नियम के विरुद्ध या उससे अलग लक्षण प्राप्त होते हैं। तो क्या लक्षण प्राप्त होते हैं, देखिए, मंडल के नियम से हट के, उनसे विपरीत, जब रेड फ्लावर का क्रॉस एंटीराइनम मेजस, ये मिराबिलिस जलापा कह सकते हैं आप लोग, जब रेड फ्लावर का क्रॉस, ठीक है, मैं अगर इसको रेड फ्लावर के रूप में ऐसा शो कर दूं, ठीक है, ये हो गया रेड फ्लावर, ठीक है, बनाने में समय ज़्यादा लगेगा लगता है, ठीक है, ये हो गया रेड फ्लावर आपका, ठीक है, ये रेड फ्लावर है एक, ठीक है, का क्रॉस उन्होंने वाइट फ्लावर के साथ में कराया, ठीक है, कौन से फ्लावर के साथ में कराया, वाइट फ्लावर के साथ में कराया, ठीक है, ये वाइट फ्लावर के साथ में कराया। जब वाइट फ्लावर के साथ में कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में आशा के अनुरूप जो कैरेक्टर दिखाई देंगे, वो क्या कैरेक्टर दिखाई देते हैं, देखिए, ये हो गया आपका पेरेंट्स 1, ये हो गया पेरेंट्स 2, मतलब मिराबिलिस जलापा के जब लाल पुष्प का संकरण सफ़ेद पुष्प के साथ में कराया जाता है, नेम रेड फ्लावर, ठीक है, इसका नेम वाइट फ्लावर, वाइट फ्लावर, ठीक है। दोनों के लिए एलिल देख लीजिए, यहाँ पर हम लेंगे डबल कैपिटल आर और यहाँ पर लेंगे, मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको हम लेते हैं डबल कैपिटल आर और इसको वाइट के लिए डबल स्मॉल आर लेते हैं, ठीक है। दो आपको पेरेंट के एलिल दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं, रेड फ्लावर एंड देन वाइट फ्लावर, दोनों से गैमेट प्राप्त किया गया, तो इसका आर रेड, इसको मैं इससे शो करता हूँ आर से, ठीक है। इसका जो गैमेट है स्मॉल आर, दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो आपको मिलता है, एक होता है कैपिटल आर एंड देन नेक्स्ट स्मॉल आर वाली स्पीसीज़ प्राप्त होती है। और ये जो स्पीसीज़ है, ये कैसा स्पीसीज़ है, ये जान लीजिए, ये जो स्पीसीज़ है थोड़ा अलग हटके, ये रेड था, ये वाइट था, तो दोनों से अलग हटकर ये जो फ्लावर प्राप्त हुआ, ये फ्लावर प्राप्त होगा आपको पिंक कलर में प्राप्त होगा। कौन से कलर में प्राप्त होगा, पिंक कलर में प्राप्त होगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, ये पिंक कलर में प्राप्त होगा, क्लियर है, कौन से कलर में प्राप्त हो रहा है, पिंक कलर में प्राप्त हो रहा है। याद रखिए, रेड फ्लावर का संकरण क्रॉस वाइट फ्लावर से कराया गया, तो आपको प्रथम पीढ़ी में F1 जनरेशन में क्या प्राप्त होता है, F1 जनरेशन में RR अर्थात पिंक फ्लावर प्राप्त होता है। कैसा फ्लावर प्राप्त हुआ, पिंक फ्लावर प्राप्त हुआ, पिंक फ्लावर, क्लियर है। जब पिंक फ्लावर ये प्राप्त हो रहा है और इस पिंक फ्लावर से सेकेंड जनरेशन के लिए जब गैमेट तैयार किया गया, तो आपको पता है कि सेम गैमेट दूसरे पेरेंट के रूप में बनेंगे, तभी जाकर आप सेकेंड जनरेशन के लिए क्रॉस करा पाएंगे। जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको हम एक पेरेंट माने, इसको मान लो मेल मानते हैं, तो हमको ठीक फीमेल भी लेना पड़ेगा, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर का हमको फीमेल भी लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर हो गया और दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, ठीक है। दोनों से हमको गैमेट प्राप्त करना है, एक कैपिटल आर स्मॉल आर, वंस अगेन एक कैपिटल आर स्मॉल आर, ये प्राप्त हो रहा है। ध्यान से देखिए आप इसको, अब ये कैपिटल आर के बीच में क्रॉस हुआ, डबल कैपिटल आर हुआ, ठीक है। ये कैपिटल आर और इस स्मॉल आर का क्रॉस हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर हुआ, स्मॉल आर का कैपिटल आर के साथ में क्रॉस हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर, और लास्ट में स्मॉल आर का क्रॉस स्मॉल आर के साथ में हुआ, डबल स्मॉल आर प्राप्त होता है। अब देख लीजिए, सभी गिनती कर लीजिए आप, ये हो गया 1 और 1 2, ठीक है, मतलब 2 मतलब 50%, और ये हो गया 1, ये हो गया 1, दोनों 25%,
कितने परसेंट? 25% दिखाई देता है। अब ध्यान से देखने पे आपको पता चलता है कि मेंडल के नियम के अनुसार यहाँ पर केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देना था, रेड फ्लावर के लक्षण दिखाई देना था प्रथम पीढ़ी में, लेकिन रेड फ्लावर के लक्षण दिखाई न देकर एक दूसरे प्रकार के लक्षण की अभिव्यक्ति होती है, कौन से लक्षण है यहाँ पर? पिंक फ्लावर वाले प्लांट तैयार हो जाते हैं। और दूसरी पीढ़ी के लिए जब गैमेट तैयार किया जाता है तो दूसरी पीढ़ी के लिए गैमेट जब तैयार करें तो ये P1 था और ये P2 था, पेरेंट फर्स्ट पेरेंट सेकेंड, इसके लिए ये था गैमेट इसका। ठीक है, समझ में? इसमें ये गैमेट था, ठीक है, याद रखिए गैमेट्स है। उसके बाद संकरण कराए, हमको 4 प्रोगेनी प्राप्त हुआ, 1, 2 और 1। तो आप यहाँ से जीनोटाइपिक रेशियो देखिए ध्यान से, जीनोटाइप रेशियो देखेंगे तो आपको क्या मिलता है? मैं इसी को जीनोटाइप शो कर रहा हूँ। जीनोटाइप रेशियो यहाँ पर 1:2:1 प्राप्त हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मेंडल के नियम के अनुसार फिनोटाइप अलग हो रहा था, जीनोटाइप अलग हो रहा था, लेकिन यहाँ पर फिनोटाइप और जीनोटाइप में विशेष अंतर नहीं दिखेगा, बल्कि सेम ही दिखेगा। जैसे फिनोटाइप भी इसका होगा 1:2:1 होगा। एक क्या है फिनोटाइप में? कंप्लीट रेड है, एक क्या है? कंप्लीट वाइट है, और 2 है वो कैसा है? पिंक है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम हो रहा है, जो कि मेंडल के नियम के विपरीत प्राप्त हो रहा है। समझ में आ गया? आप समझ गए होंगे। ठीक ऐसे ही आप देख सकते हैं दूसरे अदर एनिमल्स में, जो ऑस्ट्रेलियन जो चिकन्स है, मुर्गियां हैं, हेंस है, उसमें 2 रंग पाए जाते हैं, एक काली और सफ़ेद, दोनों के बीच में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सारी मुर्गियां नीले रंग की प्राप्त होती है। आप उसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको समझ में आया होगा। इसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता, मतलब लाल रंग पूरी तरह से प्रभावी नहीं होने के कारण यहाँ पर प्रथम पीढ़ी में पिंक फ्लावर प्राप्त होता है। अगर ये पूरी तरह से प्रभावी हो जाता तो यहाँ पर मेंडल का नियम लागू हो जाता। मेंडल का नियम लागू होता तो इसको डेविएशन नहीं कहते हम लोग, विचलन नहीं कहते, या अपवाद नहीं कहते। समझ गए होंगे आप। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये हो गया अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता के बाद मैं जा रहा हूँ सेकंड में, कोडोमिनेंस में, सहप्रभाविता में। सहप्रभाविता भी कुछ ऐसे ही है। सहप्रभाविता का मतलब आप समझ रहे होंगे, वर्ड से कोडोमिनेंस से समझ रहे होंगे आप कि सहप्रभाविता होता क्या है। सेकंड नंबर में जा रहा हूँ मैं, कोडोमिनेंस। ये कोडोमिनेंस में, कोडोमिनेंस का कहने का मतलब होता है सहप्रभाविता। इस प्रकार के जो नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस होता है, इसमें जो 1 पेयर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर होता है वो डोमिनेंस और रेसेसिव के रूप में नहीं रहते, इसमें प्रभावी और अप्रभावी के रूप में नहीं रहते, बल्कि दोनों ही अपने प्रभाव F1 संतति में, F1 प्रोगेनी में दिखाता है। ठीक है, अर्थात हेट्रोजाइगस अवस्था में दोनों एलील्स अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए कोडोमिनेंस का, बहुत क्लियरली और सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ इसको। उम्मीद करूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को मैंने लास्ट में बताया कि कैसे इनकम्प्लीट हुआ, और अब देखिए कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें प्रथम पीढ़ी में कोई प्रभावी और कोई अप्रभावी नहीं होता। मतलब 2 विपर्यायी अगर लक्षण लेते हैं, एक जोड़ी विपर्यायी लक्षण लेते हैं, कोई प्रभावी और अप्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्ति नहीं होगी। कैसे नहीं होगी देख लीजिए। एक यदि जब लाल रंग के पशु का संकरण, रेड कलर के पशु का संकरण, मैं यहाँ पर एक रेड कलर का पशु लेता हूँ, एक ये हो गया रेड कलर का पशु का संकरण वाइट कलर के पशु से कराई जाती है। ठीक है, ये क्या हो गया? रेड, और ये हो गया वाइट कलर के पशु के साथ में कराई जाती है। तो प्रथम पीढ़ी में मेंडल के नियम के अनुसार क्या प्राप्त होना चाहिए? संकर लाल प्राप्त होना चाहिए, लेकिन संकर लाल प्राप्त ना होकर, इसको मैं रेड से शो करूँ तो ज़्यादा बेटर लगेगा, आर है ना, लेकिन संकर आर प्राप्त ना होकर क्या मिलता है आपको? क्रॉस हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होता है। अब इसको ज़रा नॉमिनेट करके बताइए, इसका नामांकन करके बताइए, इसको पढ़ के बताइए। हमने यहाँ पर लाल रंग के पशु का संकरण सफ़ेद रंग के पशु से कराते हैं, दोनों पेरेंट के बीच में कराते हैं, तो गैमेट मिलता है कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हो गया गैमेट्स प्राप्त हुआ, दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हुआ। ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, यहाँ पर प्रभावी
क्या होना चाहिए, रेड कलर प्रभावी होना चाहिए वाइट पर, लेकिन रेड प्रभावी नहीं होता वाइट पर, दोनों अपने अपने रंग की अभिव्यक्ति करता है। तो यहाँ पर बनने वाला F1 पीढ़ी में जो प्रोगेनी प्राप्त होता है, ये प्रोगेनी कंप्लीटली रोन कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, रोन, रोन एनिमल प्राप्त होता है। याद रखेंगे, रोन का मतलब होता है चितकबरा कहते हैं। आप लोग देखे होंगे, आप लोग ऐसे कैटल्स पशु देखे होंगे जिसमें क्या बोलते हैं उसको, वाइट कलर हो और उसमें लाल रंग का धब्बे दिखाई देते होंगे, तो वो हो गया रोन। याद रखेंगे आप लोग चितकबरा। अब वैसे इस नियम के अनुसार अपूर्ण प्रभाविता में जाएंगे तो पिंक होना चाहिए, ठीक है। पिंक भले ही नहीं है, लेकिन मंडल के अनुसार भी इसमें कोई वो रूल से लागू नहीं हो रहा है कि प्रभाविता का नियम तो दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर एक साथ दोनों एलिल्स को प्रदर्शित करने वाले, दोनों लक्षण को प्रदर्शित करने वाले एलिल अपने लक्षण को प्रथम पीढ़ी में दिखाने में सक्षम है और सफल है, ठीक है। यदि आप द्वितीय पीढ़ी के लिए इसमें संकरण कराना चाहे तो आपको पहली पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ है, कैपिटल आर और स्मॉल आर वाली संतति प्राप्त हुई है। तो हमको यहीं से सेल्फ पॉलिनेशन कराना है। तो ये हो गया, दो हम ले लेते हैं, एक P1 एक जनक और एक P2 दूसरा जनक ले लेते हैं। दोनों से हम क्या प्राप्त करते हैं, गैमेट प्राप्त करते हैं। तो गैमेट क्या क्या मिलेगा, एक कैपिटल आर मिलता है और एक इधर भी एक कैपिटल आर मिलेगा, एक एलिल मिलेगा जो प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है, और दूसरा स्मॉल आर मिलेगा, इसमें भी एक दूसरा स्मॉल आर मिलता है। क्लियर है। अब क्रॉस कराते जाएंगे कैपिटल आर का पहले कैपिटल आर के साथ में। तो जब कैपिटल आर का कैपिटल आर के साथ में कराते हैं तो यहाँ पर कैपिटल डबल आर प्राप्त होता है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। फिर कैपिटल आर का क्रॉस हम स्मॉल आर के साथ में कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर वाली एक न्यू प्रोगेनी प्राप्त होती है, ठीक। ऐसे ही हम फिर यहाँ पर संकरण कराएंगे, स्मॉल आर का क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर से, तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर प्राप्त हुआ, और लास्ट में क्या प्राप्त होता है, आप ध्यान से देखिए, इसका क्रॉस इसके साथ में डबल स्मॉल आर प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हो गया जनरेशन टू मतलब F2 जनरेशन, सेकेंड पीढ़ी में, सेकेंड जनरेशन में हमको देखने को मिलता है। इससे अगर हम स्वपरागण कराए, स्वपरागण पुष्पों में होता है, लेकिन यहाँ पर हम कृत्रिम परागण कराते हैं, कृत्रिम रूप से कंजुगेशन कराते हैं, तो हमको द्वितीय पीढ़ी के लिए इस प्रकार के गैमेट प्राप्त होते हैं। ये पूरे क्या है, गैमेट्स है। ये सारे गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं और ये चार प्रकार के नई संतति बनाते हैं। और चार में ध्यान से देखिए, एक कंप्लीटली हो गया रेड, ये हो गया एक, और जो कैपिटल आर स्मॉल आर वाला है ये दो दिखाई दे रहा है, संख्या में दो, ठीक है। दो क्या है ये, इसको बोलते हैं रोन, ऊपर मैंने बताया था रोन कलर, चितकबरा बोलते हैं। और एक आखिर में जो बचता है, और वो आखिर में जो बचा है वो क्या है, ये वाइट है। क्या है, वाइट पशु, वाइट कैटल। 1:2:1 का अनुपात यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर को डोमिनेंस, ये सह प्रभावी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये सह प्रभाविता दिखाई दे रहा है मेंडल के नियम के अनुसार। यहाँ पर होना क्या चाहिए, संकर होना चाहिए, हाइब्रिड होना चाहिए, लेकिन हाइब्रिड ना होकर दोनों लक्षण को प्रभावित करने वाले, दोनों लक्षण को प्रदर्शित करने वाले जीन समूह या एलील्स कह सकते हैं आप, अपने गुणों की अभिव्यक्ति एक साथ मिलकर करता है, फलस्वरूप उस पशु का रंग चितकबरा हो जाता है। क्लियर है। यहाँ पर सह प्रभाविता आपको दिखाई देता है। इसमें आप मनुष्य के ब्लड ग्रुप से भी देख सकते हैं। आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स में ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले जो एलील्स होते हैं, IA और IB जो उपस्थित होते हैं, ठीक है, वो जो एंटीबॉडीज़ जो प्रदर्शित होते हैं, वो उसमें एंटीजन जो होता है A और B प्रकार के प्रमुख एंटीजन होते हैं, आपको पता है, ठीक है। फलस्वरूप व्यक्ति का रक्त समूह AB हो जाता है, ठीक है ना। A और B उपस्थित होता है एंटीजन, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, AB हो जाता है। क्लियर है। इसको आप सिकल सेल एनीमिया वाले में भी देख सकते हैं, सहप्रभाविता को उसमें भी देखने को मिल सकता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के एग्जाम्पल मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल में दूंगा, दूसरे तरीके के डेविएशन में दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि कोडोमिनेंस यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा। अब कोडोमिनेंस के बाद में मैं जा रहा हूँ मल्टीपल एलिलिज्म में, बहुविकल्पिता में, ठीक है। मल्टीपल एलिलिज्म जो कि 3rd नंबर में मैंने बताया था,
ठीक है, वैसे यहाँ पर सीक्वेंस आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ अब यहाँ से आपको बता रहा हूँ सी मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म। अब बोलते मल्टीपल एलिलिज्म है क्या, तो मेंडल ने हेरिडिटी के जितने भी रूल्स बताए उसमें वो बताया था कि हर कैरेक्टर को निर्धारित करने के लिए कारक के दो रूप होते हैं। लेकिन बाद में और अदर साइंटिस्ट ने जब मेंडल के नियमों की व्याख्या किए या फिर उसका विस्तृत अध्ययन किया तो बाद में उनको अलग प्रकार के एनिमल में या प्लांट में देखने को ये मिला कि किसी लक्षण के लिए कभी कभी 2 से अधिक एलील्स पाए जाते हैं। याद रखना, कितने एलील्स, 2 से अधिक एलील पाए जाते हैं किसी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए। उन सारे एलील्स को मल्टीपल एलील्स कहते हैं, बहुविकल्पी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बहुविकल्पी कहते हैं। और उस घटना को जिसमें किसी लक्षण के लिए 2 से अधिक एलील्स पाए जाए मल्टीपल एलिलिज्म कहलाता है, हिंदी में बहुविकल्पिता कहलाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ह्यूमन बींग्स में पाई जाने वाली ब्लड ग्रुप समूह मल्टीपल एलिलिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसके एग्जाम्पल में आपको क्या मिल रहा है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप ये आपको देखने को मिल रहा है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप में आपको पता होगा मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी और ओ। 1 2 3 4 चारों पॉजिटिव है, क्लियर है। आप चारों का निगेटिव भी ले सकते हैं यहाँ। ठीक है, इसकी जो रेजिस्टेंस फैक्टर है या RH जो फैक्टर है उसकी उपस्थिति के आधार पर वो क्या बोलते हैं उसको, वो पॉजिटिव हो सकता है और एब्सेंट है तो निगेटिव होगा। ये क्लियर कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो 4 प्रकार के जो रक्त समूह पाए जाते हैं, इनको निर्धारित करने वाले जीन के 3 एलील्स होते हैं। इन चारों रक्त समूह को निर्धारित करने वाले जो जीन होते हैं उसके 3 एलील होते हैं, एक ए, दूसरा बी और तीसरा ओ। ठीक है, ओ पाए जाते हैं। ये डिप्लॉयड होते हैं, मनुष्य आपको पता है द्विगुणित अवस्था में होते हैं। मनुष्य में इनके कोई भी 2 एलील्स पाया जाता है, मनुष्य में कोई भी 2 एलील पाया जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ए और बी डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है। ठीक है, जबकि ए बी डोमिनेंट होता है किस पर, इस पर, ओ पर। ठीक है, लेकिन ए और बी आपस में सह प्रभावी होते हैं, आपस में एक साथ प्रभावी होते हैं, जिसके कारण ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है। ये क्लियर कर लीजिए यहीं से। ठीक है, तो अलग अलग जीनोटाइप वाले व्यक्ति में रक्त समूह क्या हो सकता है उसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको अलग अलग रक्त समूह का बता रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था इसमें जो एलील आपको दिखाई देंगे वो किस प्रकार के दिखाई देंगे, देख लेंगे आप थोड़ा सा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ। मैंने कहा था कि कोडोमिनेंस में भी उसका एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल मिलता है, सहप्रभाविता। तो ये सहप्रभाविता आपको दिखाई दे रहा है, 2 जीन मिलकर एक ही लक्षण को निर्धारित कर रहा है, तो साथ में आपस में मिलकर ये उस स्थिति को बता रहा है। तो कोडोमिनेंस यहाँ पर भी होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी मल्टीपल एलिलिज्म की। तो मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब होता है बहुविकल्पी। मतलब बहुविकल्पी का मतलब क्या होगा, कई सारे जीन मिलकर एक ही लक्षण को निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर एक जीनोटाइप शो करता हूँ आपको। एक तरफ लिखता हूँ जीनोटाइप, इधर लिखता हूँ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये ऐसा शो करते हैं अपन। ठीक है, अगर जीनोटाइप की हम लोग बात करें तो इस जीनोटाइप में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए, एक जीनोटाइप होता है, ये आई मैंने जो लिखा है ये आई नियंत्रक जीन है, याद रखना। जो रुधिर वर्ग होता है ABO और AB ऐसा करके 4 जो रुधिर वर्ग है उसमें नियंत्रक जीन होता है आई। इसके 3 एलील्स बनते हैं, जो एलील्स मैंने ऊपर लिखा है IA, IB, IO, और इसी को स्मॉल आई भी लिखते हैं, याद रखेंगे। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का लिखा हुआ रहेगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, यदि यहाँ पर इस प्रकार के एंटीजन वाले आपको दिखाई देते हैं, ये 1 और 2, या इस प्रकार के एंटीजन आपको दिखाई देते हैं, ये इस प्रकार का, या इसे मैं स्मॉल आई मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह पर, तो ब्लड ग्रुप होगा A होगा। यदि वहाँ पर एंटीजन में इस प्रकार के एलील दिखाई देंगे, ध्यान से देख लीजिए आप,
इस प्रकार के एलील अगर दिखाई देते हैं, यहाँ पर स्मॉल आई भी लिख सकते हैं आप, तो ये बी ब्लड ग्रुप को शो करेगा। ठीक है, यदि यहाँ पर ये ए और 2 बी एंटीजन आपको दिखाई देते हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। श्योर है, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यदि यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति अगर देखने को मिल जाए, मतलब जिसमें एंटीजन अब्सेंट दिखाई दे, 0 दिखाई दे, तो ये हो जाएगा ओ, क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप का निर्धारक हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप को दर्शाएगा। आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि इस स्थिति में 2 जीन एक ही लक्षण को निर्धारित कर रहा है, 2 जीन समूह एक लक्षण को निर्धारित कर रहा है, इसलिए इसे कहेंगे हम लोग यहाँ पर मल्टीपल एलेलिज्म। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ये आप समझ गए होंगे, मल्टीपल एलेलिज्म, बहुविकल्पिता। ठीक है, अब मैं फटाक से जा रहा हूँ 4th डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन इनहेरिटेंस में। 4th डेविएशन में जा रहा हूँ मैं। 4th डेविएशन में जो देखने को मिलेगा आपको वो होगा प्लियोट्रॉपी मिलेगा। ठीक है, 4th प्लियोट्रॉपी की बात करते हैं। प्लियोट्रॉपी आपने बहुत सारे कई बार वीडियो देखने को मिला होगा या आपने देखे होंगे प्लियोट्रॉपी, जिसको हिंदी में बहुप्रभाविता के नाम से जाना गया है। ठीक है, बहुप्रभाविता का मतलब होता है जब एक जीन, प्लियोट्रॉपी की बात कर रहा हूँ मैं, प्लियोट्रॉपी की बात कर रहा हूँ, जब कोई एक जीन द्वारा 2 या 2 से अधिक फिनोटाइप लक्षण के निर्धारण हो तो वो बहुप्रभाविता या प्लियोट्रॉपी बन जाती है, या प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट दिखाई देता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। प्लियोट्रॉपी को एक जीन द्वारा 2 या 2 से अधिक फिनोटाइप लक्षण को निर्धारित करे, एक जीन द्वारा 2 या 2 से अधिक फिनोटाइपिक लक्षण को निर्धारित करे तो वो क्या कहलाएगा, प्लियोट्रॉपी या बहुप्रभाविता कहलाता है। ठीक है, मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस समय ऐसा माना जाता था कि एक कारक या एक जीन केवल एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ऐसा माना जाता था। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट जिसका नाम है डोबझिन्स्की, ये जो साइंटिस्ट है इसको आप लोग याद रखेंगे, डोबझिन्स्की का नाम। ठीक है, इन्होंने 1927 के आसपास अपने एक्सपेरिमेंट के बदौलत सबसे पहले बताया था कि ड्रोसोफिला, आपने देखे होंगे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जो ड्रोसोफिला होता है, ड्रोसोफिला मक्खी जो होता है उसमें सफ़ेद आँखों के रंग को निर्धारित करने वाले, इसका जो आई होता है वो वाइट होता है। क्या होता है, वाइट होता है। सफ़ेद आँखों के रंग को निर्धारित करने वाला जीव मादा में शुक्राणु संचित करने वाले अंग तथा अन्य रचना के आकार को भी प्रभावित करता है। देखो किन, पहला इसके आँख का कलर, आई का कलर वाइट का निर्धारण करने वाला। यदि फीमेल हो गया तो वहाँ पर स्पर्म का कलेक्शन करने वाला, संचय करने वाला। ठीक है, समझ में आया, 2 हो गया। स्पर्म स्टोरेज ऑर्गन के समान काम करता है। और तीसरा जो होगा उस ऑर्गन को काम करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसा कहेंगे क्योंकि ये जीन है। इसके अलावा और दूसरे प्रकार के अदर स्ट्रक्चर को ये प्रभावित करते हैं ड्रोसोफिला में। मतलब जो एक जीन है वो 3 प्रकार के कार्य को करता है। देखिए, इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। एक जीन द्वारा 2 या 2 से अधिक फिनोटाइपिक लक्षण का निर्धारण कर रहा है। एकल जीन द्वारा 1 से अधिक लक्षणों के नियंत्रण की घटना को हम यहाँ पर प्लियोट्रॉपी कह रहे हैं, बहुप्रभाविता कह रहे हैं। दूसरा उदाहरण भी आप देख सकते हैं, सोरघम जानते होंगे आप लोग, ज्वार देखे होंगे। ठीक है, सोरघम या ज्वार में आपने देखे होंगे कि उसमें जो एक जीन पाई जाती है, वो जीन, उस जीन के द्वारा पहला जो इंटरनोड होते हैं, इंटरनोड्स की लंबाई है, दूसरा लिब्स की लंबाई है, पत्ती की जो लंबाई और चौड़ाई है, तीसरा जो इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम की लंबाई को नियंत्रित करने वाले जो जीन हैं, तीनों जीन एक ही होते हैं।
समझ में आ गया। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब जो तीसरा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में एक बहुत ही बड़ी विकृति होती है, आप लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर के रूप में भी गिनती करते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करूँगा। इसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, जिसको सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ये जो सिकल सेल एनीमिया है, जिसको हम लोग हंसियाकार रक्ताल्पता कहते हैं, इसमें भी बहुप्रभाविता या बहुरूपी प्रभाव देखने को मिल सकता है। आपको पता होना चाहिए, एक विशेष प्रकार का जेनेटिक डिजीज़ है जिसको कुलीज एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे पहले अफ्रीकन्स के एक ट्राइब में, जनजाति में पाया गया था, वहाँ से सारे विश्व में फैला धीरे से। इस रोग में क्या होता है, जो जीन सामान्य प्रकार के हीमोग्लोबिन को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, वही एक असामान्य हीमोग्लोबिन को उत्पन्न करने लगता है, जिसके कारण जो आरबीसीएस का आकार हो जाता है, जो आरबीसीएस का आकार होता है वो हंसियाकार होता है। ठीक है, आपको मैं दो डायग्राम यहाँ पर शो करता हूँ, देखिए, एक और एक दूसरा। ठीक है, दोनों में मैं आरबीसीएस शो कर रहा हूँ। ये हो गया एक आरबीसीएस जो बिल्कुल गोल गोल दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो आरबीसीएस है वो इस तरह से ऐसा दिखाई देगा आपको। ये इस प्रकार का ऐसा दिखाई दे रहा है, समझ गए होंगे, कटे फटे तारे के समान आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया सामान्य। ठीक है, ये सामान्य आरबीसीएस है, याद रखेंगे, सामान्य जनरल जैसा होना चाहिए। ठीक है, और ये है सिकल सेल आरबीसीएस, रेड ब्लड कार्पल्स है, देख लीजिए आप, सिकल सेल आरबीसीएस है। ठीक है, तो ये दोनों का उत्पादन कौन कर रहा है, वो एक ही जीन कर रहा है, उसमें त्रुटि होने की वजह से कर रहा है। ठीक है, तो इस रोग में जो जीन असामान्य हीमोग्लोबिन का उत्पादन करता है, जिसके कारण आरबीसीएस का आकार हंसियाकार हो जाता है, इससे जो होमोलॉगस समजात जीव होते हैं, उसकी कम उम्र में ही एनीमिया के कारण, रक्ताल्पता के कारण मृत्यु हो जाती है। जबकि जो हेट्रोजाइगस व्यक्ति होते हैं, विषमयुग्मजी विषमजात व्यक्ति होते हैं, उसके शरीर में सामान्य जनरल और असामान्य अब नॉर्मल दोनों प्रकार के हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं विषमजात में, हेट्रोजाइगस में। ऐसे व्यक्ति मलेरिया से सुरक्षित रहते हैं। मतलब आप इसको एक प्रकार का एडाप्टेशन मान सकते हैं। अगर ये रोग किसी व्यक्ति को है तो आप समझ लीजिए कि उनको मलेरिया कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबको होना चाहिए, ये मलेरिया से भी ज़्यादा खतरनाक है, याद रखिए। इससे समजात अगर हो गए समजात जीव तो उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, याद रखेंगे। मलेरिया परजीवी ऐसे जो रुधिर होते हैं उसमें जीवित नहीं रह पाते। जो हेट्रोजाइगस एनिमल्स होते हैं, हीमोफीलिया से जो संबंधित जीन होते हैं, हीमोफीलिया की बात अगर आई है तो याद रखिए ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। उसी प्रकार के जेनेटिक सीक्वेंस इसमें भी देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब उसी प्रकार के लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। लक्षण कहने का मतलब ये है कि जैसे हीमोफीलिया में एक जीन की विकृति की वजह से क्या हो जाते हैं, वहाँ पर ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, तो यहाँ पर भी एक जीन की विकृति की वजह से असामान्य प्रकार के हीमोग्लोबिन का उत्पादन होता है। तो देखिए हेट्रोजाइगस हम कैसे देखेंगे। यहाँ पर एक मैं जीन यहाँ पर शो कर रहा हूँ, एच बी एंड देन एस, इसको हम लोग हेट्रोजाइगस सिकल सेल कैरियर कहते हैं। ठीक है, ये क्या बोलेंगे इसको, हेट्रोजाइगस सिकल सेल कैरियर कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस सिकल सेल कैरियर कहेंगे। हेट्रोजाइगस सिकल सेल कैरियर, और दूसरा मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ हेट्रोजाइगस सिकल सेल कैरियर। हमने बात किया था समजात जोड़े का, समजात जीव अगर पैदा होता है तो क्या हो सकता है, ये भी क्या है, हेट्रोजाइगस है, याद रखेंगे आप लोग। हेट्रोजाइगस सिकल सेल कैरियर ये भी है। ये आप समझ सकते हैं, अगर एक को आप पेरेंट फर्स्ट माने, दूसरे को आप पेरेंट सेकंड माने, दोनों से उत्पन्न होने वाले संतान की आप इनहेरिटेंस या वंशागति की देख सकते हैं। क्या कैरेक्टर इसमें बनेंगे देख लीजिए। इसमें दो प्रकार की जीन बनेंगे, एक स्मॉल एच बी एंड देन एच बी एस प्रकार के जीन बनेंगे, और इसमें भी क्या बनेंगे, एच बी और एच बी एस प्रकार के दो जीन बनेंगे। ठीक है, ये हो गया गैमेट हो गया। क्लियर है। ये जो गैमेट आपको दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा
मतलब उनके गैमेट के जो जोड़े हैं, जो पेयर है, वो जब संकरण करेगा तो क्या बनेगा, आप देख लीजिए क्या बनेगा। ये देखिए एच बी का क्रॉस पहले इसके साथ में होगा, यहाँ पर क्रॉस हो रहा है ना, ध्यान रखेंगे क्रॉस हो रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, एच बी, क्लियर है। फिर दूसरे इसके साथ में संकरण होगा, एच बी एस बनाएगा। बचा ये इसका, इसके साथ में क्रॉस होगा, एच बी एस बनाएगा। एंड देन लास्ट ये वाला एच बी एस बनाएगा, ठीक है। आप इसमें प्राप्त संतति को देख सकते हैं। 25% नॉर्मल प्रोगेनी, मतलब संख्या में एक, 25% इक्वल टू 50% प्रोगेनी की संख्या 2। और ये जो जीन दिखाई दे रहे हैं स्पेशल कैरेक्टर में, ये अप्रभावी जीन प्रभावी तभी होता है, या हसीकार रक्ताल्पता से संबंधित जीन एनीमिया के लिए सामान्य अप्रभावी होता है। याद रखना, सामान्यतः अप्रभावी होता है, लेकिन ये घातक या लेथल तभी होता है, घातक लक्षण तभी दिखाता है जब अप्रभावी जीन समजात स्थिति में आ जाते हैं। तो ये जो अप्रभावी जीन समजात स्थिति में आ गया है, देखिए होमोजाइगस स्थिति में आ गया है, ठीक है। ये स्थिति काफ़ी घातक होती है। और ये जो एक प्रोगेनी बना है 25%, इसकी जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती है, डाई इन अर्ली लाइफ ड्यू टू सिकल सेल एनीमिया। अर्थात यहाँ पर जो रेशियो मिलता है आपको, सर्वाइवल रेशियो जो मिलता है, ये होगा 2:1। सर्वाइवल जो रेशियो मिलता है, सर्वाइवल रेशियो, ये क्या होगा, 2:1 प्राप्त होता है, जिसमें से 2 क्या है, कैरियर है और 1 नॉर्मल है। याद रखेंगे घातक तब होगा जब ये समजात होगा। समझ में आया ना, क्लियर है। तो ये वो सारे कंटेंट था इस वीडियो में, मैं आपको कंप्लीट बताया। डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में, मेंडल से विचरण के बारे में, मेंडल की वंशागति से विचरण के बारे में। इसी को आप एक्सेप्शन भी कहते हैं, आप अपवाद भी कहते हैं मेंडलवाद के। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूर्ण प्रभाविता, कोडोमिनेंस सहप्रभाविता, मल्टीपल एलिज्म बहुविकल्पिता या बहुविकल्पी जीन के बारे में मैंने चर्चा किया। एंड देन लास्ट प्लियोट्रॉपी के बारे में चर्चा किया। सिकल सेल एनीमिया के एग्जाम्पल से ड्रोसोफिला और सोरगम का भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। याद रखिए जो लिंकेज या सहलग्नता आता है वो भी इसी के अंदर आता है, क्योंकि मेंडल के नियमों में लिंकेज का अभाव था, संलग्नता का अभाव था। वो संलग्नता को परिभाषित नहीं कर पाए थे, उस संलग्नता को अलग वैज्ञानिकों ने दिए, इसलिए मैं उसको आप के सामने अलग ही वीडियो में प्रेजेंट करूंगा। अगर ये वीडियो पूरा पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।